हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आइए आज हम क्लास 11th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के कुछ नए टॉपिक देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैप्टर है ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में है। जब भारत में एक प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था, ये सभ्यता भी उसी की समकालीन है। दोनों सभ्यताओं में ट्रेड रिलेशंस भी थे और ये सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो आइए इसके बारे में कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं। आज देखने वाले टॉपिक्स को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आज हम कुल मिला के 6 टॉपिक्स देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो मेसोपोटामिया थे उनका शहरी जीवन या यूं कहें शहरों में सामाजिक जीवन कैसा था। तो आइए हम देखते हैं मेसोपोटामिया में और शहरी जीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ पॉइंट्स में क्लासिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि जो समाज था उस समाज में वो वर्ग विभेद था, उसमें वर्ग थे या नहीं थे। दूसरा हम देख सकते हैं कि समाज जो है उसमें परिवार कैसे थे। जब हम परिवार देख रहे हैं तो हम उसी के साथ साथ उत्तराधिकार के नियम भी देख लेंगे, उत्तराधिकार या संपत्ति संबंधी अधिकार, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे विवाह संबंधित नियम और कानून कायदे। तो स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ का जो समाज था, यहाँ के जो शहरी जीवन था वो कैसा था। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी भी समाज में एक समान व्यवहार सभी वर्गों के साथ होता है। अदरवाइज प्रत्येक समाज में समाज के कुछ समुदाय होते हैं जिनको बहुत ज्यादा महत्व मिलता है, कुछ समुदाय होते हैं जिनको थोड़ा कम मिलता है और कुछ को बहुत ही कम। यानी वर्ग भेद जो आधारित समाज है वो व्यवस्था। तो आइए हम देखते हैं मेसोपोटामिया में जो समाज था, शहरी जीवन था, वो उसमें वर्ग मौजूद थे, वर्ग भेद अस्तित्व में था। बेसिकली 3 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। समाज में इनके शहरी जीवन में जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पे पता चलता है कि 3 वर्ग थे, उच्च, मध्य और निम्न। सबसे ज्यादा निम्न वर्ग की जो स्थिति है वो बहुत ही शोचनीय थी, यानी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। सबसे अच्छी स्थिति यानी उच्च वर्ग जो है उनके बारे में हमें साक्ष्य मिले हैं कि इनका समाज में इवन दो ये एक अल्पसंख्यक वर्ग था, यानी संख्या में कम थे। बेसिकली इसमें राजा और धनी जो लोग हैं, राजा, राज परिवार के लोग, धनी लोग, ये सब इसमें शामिल थे। कम संख्या में लोग थे, लेकिन फिर भी समाज में ये वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ग था। इसका सबसे ज्यादा बोलबाला था, महत्व था। समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा इसी वर्ग की थी। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं, सबूत। किस तरह के साक्ष्य? हमें कब्रें मिली हैं, तो जो कब्रें हैं उनमें सभी तरह की कब्रें मिली हैं, धनी व्यक्तियों की भी, साथ ही साथ सामान्य निर्धन व्यक्तियों की भी। इवन राजा रानी जो है, धनी में आप राजा रानी को भी धनी में ही आप शामिल करते हैं। तो क्या कहा है कि कब्रों में 2 तरह की चीजें मिली हैं। जैसे कुछ में तो बहुत ही सामान्य वस्तुएं मिली हैं, लेकिन कुछ कब्रों में क्या हुआ है, कुछ कब्रों में बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, या हम यूं कह दें कि जो आभूषण होते हैं, ज्वेलरीज, वो मिले हैं। सोने जो है हमारी एक धातु है सबसे कॉस्टली, सोने के पात्र मिले हैं। लाजवर्थ जैसे जो पत्थर हैं उनसे जड़े हुए वाद्य यंत्र और अन्य सामग्री मिली है। तो यहाँ हम एक बात समझ रहे हैं कि मेसोपोटामिया में जो शहरी जीवन है उसमें हम देखते हैं कि समाज वर्गों में विभाजित था, और जो वर्ग हैं उसमें 3 वर्ग थे, उच्च, मध्यम, निम्न।
उच्च वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी थी, संसाधनों पे अच्छा अधिकार था, समाज में रुतबा था, लेकिन निम्न वर्ग की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय थी। क्या साक्ष्य मिले हैं ये जानने के कि समाज में वर्ग मौजूद थे? तो साक्ष्य जो मिले हैं उसके आधार पर इतिहासकार बताते हैं कि जैसे खुदाई में कब्रों में, जैसे राजा रानी की कब्रें हैं, उनमें बहुमूल्य चीजें मिली हैं, बहुमूल्य पत्थरों की, जो हमारे धातु हैं, सोने चांदी जैसे इनके आभूषण, पात्र, यानी ऐसी वस्तुएं जो विलासिता की वस्तुएं हैं, दुर्लभ वस्तुएं हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड बाकी जो कब्र हैं, शव हैं, शवों के साथ सामान्य चीजें मिली हैं। तो ये हमने देखा समाज जो था वर्ग भेद आधारित था, कुछ लोगों को विशेष महत्व था, कुछ लोग संसाधन संपन्न थे, समाज में प्रतिष्ठित थे, और कुछ बहुत ही सामान्य। अब हम देखें समाज, मेसोपोटामिया के समाज में हम सेकंड पॉइंट देखते हैं परिवार का। तो देखिए परिवार कैसे थे। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में कैसे समाज है, भारतीय समाज में कैसे परिवार हैं, तो आप देखेंगे वर्तमान में एकल परिवार जो है, न्यूक्लियर फैमिली का बोलबाला है। लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करें भारत में, तो प्राचीन समय में हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मेसोपोटामिया के समाज में उस समय भी आधुनिकता के लक्षण मौजूद थे, क्योंकि यहाँ जो परिवार थे वो एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज थे। ठीक है, तो परिवार में हम देखें, परिवारों की एक मुख्य विशेषता जो थी वो थी न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार का जनरली मतलब होता है कि एक विवाहित दंपति अपने संतान के साथ रहे। ठीक है, एक पुरुष है, पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ निवास करता है। ऐसा होता है एकल परिवार, जो वर्तमान में भारतीय समाज में देखने को मिलता है। लेकिन मेसोपोटामिया की खासियत थी कि जो पुरुष है वो अपने माता पिता के साथ भी रहता था। यानी एकल परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, बच्चे हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति की माता पिता भी उसी के साथ निवास कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ एकल परिवार का प्रचलन था। जब परिवार की बात आती है तो हम परिवार में जो उत्तराधिकार या संपत्ति के जो अधिकार हैं उनको भी देख लेते हैं। उत्तराधिकार में हम बात करें तो जो हमारा जो समाज था मेसोपोटामिया का, वो पितृवंशिता या पितृ प्रधान समाज था। यानी परिवार जो है, परिवार के मुखिया कौन थे? परिवार के मुखिया परिवार के सबसे बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे। यानी हम कह सकते हैं पिता परिवार के मुखिया थे। आज हमारे समाज में यही प्रथा मौजूद है। हमारे समाज में पितृवंशिता है और परिवार के मुखिया, अगर संयुक्त परिवार है तो आपके दादा ताया वगैरह, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो पिता जो है वो उनका प्रभाव है, उनके निर्णयों को सब सम्मान देते हैं। तो हम बात करें कि जो परिवार है, परिवार के मुखिया पिता थे। उत्तराधिकार की बात करें, हम संपत्ति की बात करें, तो आपको अनुमान लग क्या होगा कि पितृ प्रधान समाज है। पिता जो है, पिता वो परिवार के मुखिया हैं। तो समाज में उत्तराधिकार के नियम कैसे थे? जो भी पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति यानी पिता की संपत्ति में जमीन हो सकती है, उसमें घर मकान हो सकते हैं या दुकानें या इस तरह की धन, कुछ किसी भी प्रकार की चीजें हो सकती है। वो सब पैतृक संपत्ति केवल और केवल पुत्रों को प्राप्त होती थी। जो पुत्री हैं उनका इस पर कोई अधिकार नहीं होता था। तो संपत्ति संबंधी अधिकारों में जो पुरुष हैं, जो पुत्र हैं, उनको विशेष अधिकार प्राप्त था। अब हम देखते हैं विवाह संबंधी नियम कि मेसोपोटामिया के समाज में विवाह से संबंधित क्या नियम मौजूद थे। तो आइए हम विवाह के नियम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले विवाह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले विवाह की घोषणा की जाती थी कि विवाह करने के लिए तैयार है। घोषणा करने के बाद सहमति आवश्यक थी। किसकी सहमति? जो वधू है, जो वधू यानी जिस लड़की की शादी होने वाली है,
उसके माता और पिता दोनों की सहमति होना आवश्यक थी। सहमति होने के बाद जो वर पक्ष है, वर पक्ष वधु पक्ष को उपहार देता था और उसके बाद विवाह संपन्न होता था। विवाह संपन्न होने के दौरान क्या क्या एक्टिविटी होती थी? इसमें होता था मंदिर में एक साथ दोनों वर और वधु पक्ष दोनों मंदिर में एक साथ भेंट चढ़ाते थे, एक साथ भोजन करते थे और उपहारों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को उपहार आदि देते थे। विवाह संपन्न होने के बाद जो सास है वो वधु को लेने आती थी और इसी उपलक्ष्य पर जो वधु का पिता है वो उसे दाय का भाग देता था और इस प्रकार विवाह जो है वो एक संपन्न होता था। यानी और इसी के साथ वधु को उपहार दिए जाते थे। दाय का भाग यानी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय समाज में मौजूद है विवाह के उपलक्ष्य पर पिता जो है वो कन्यादान करते हैं, लगभग उसी तरह का ये दाय भाग था। पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को सप्रेम जो भी उपहार देना चाहते थे वो देते थे। तो इस प्रकार हमने देखा मेसोपोटामिया में शहरी जीवन और सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। आइए, हमने एक टॉपिक देख लिया है अभी, अब हम सेकंड टॉपिक देखने जा रहे हैं उर नगर जो है उसकी विशेषताएं। आइए हम उर नगर को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने स्टार्टिंग में जो वीडियोस देखे हैं उनमें आपने देखा कि मेसोपोटामिया में कई प्रकार के नगर हैं। बेसिकली हमने मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के नगर देखे हैं और उसकी विशेषताएं। आपने देखा होगा मुख्यतः हमने 3 प्रकार के नगर देखे हैं, मंदिर नगर, शाही नगर और व्यापारिक नगर। तो जो उर है, आज हम उर को देखने जा रहे हैं। उर के बारे में विशेषताएं। उर उन शहरों में से है, वो शहर जिनमें सबसे पहले खुदाई की गई, उन शहरों में से एक शहर है उर। ठीक है, यानी सर्वप्रथम खुदाई किए गए जो शहर थे उनमें से एक प्रसिद्ध शहर है उर। यहाँ लगभग 1930 के दशक में क्या हुआ, जो सामान्य घर हैं, सामान्य घरों में बड़े पैमाने पे उत्खनन कार्य किया गया और इससे हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये जो साक्ष्य मिले हैं इनके आधार पे हम उर नगर को जानने की कोशिश करते हैं। आइए इसको हम कुछ बिंदुओं से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नगर नियोजन और उसका अभाव। दूसरा हम देखेंगे जो जल निकास व्यवस्था है, जल निकास व्यवस्था। इसी के साथ हम देखेंगे कि जो गलियां हैं, गलियों में कचरा, और जो रोशनी है, दरवाजों से रोशनी आना। और इसी हिसाब से हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये कुछ शगुन और अपशकुन यानी अंधविश्वासों का यहाँ प्रचलन था, उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ खुदाई में कब्रिस्तान मिला है तो हम कब्रिस्तान को भी देखेंगे कि वहाँ से क्या साक्ष्य मिले। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं नगर नियोजन जो है वो कैसा था। नगर नियोजन से आप क्या समझते हैं, आप बताइए कमेंट करके नगर नियोजन का क्या अभिप्राय है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत की प्राचीनतम जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों फेमस थी तो आपके माइंड में एक ही सवाल आएगा, एक ही पॉइंट आएगा, हड़प्पा अपने नगर नियोजन
टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी। ठीक है, हड़प्पा ने अपने सारे नगर प्लानिंग की योजना बनाई और उसके बाद नगर स्थापित किए। और मेसोपोटामिया उसी की समकालीन सभ्यता है। उर इसका एक प्रसिद्ध नगर है। तो उर नगर को जब हमने देखा, वहां जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उनसे हमें थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि वहां नगर नियोजन ज्यादा अपडेट नहीं था। वहां भवन प्लानिंग करके नहीं बसाए गए। वहां जमीन, जैसे हम शहरों में देखते हैं प्लॉट, तो अगर कोई कॉलोनी हमने ली है, कॉलोनी में प्लॉट लिया है, तो सब इक्वल प्लॉट होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ किस तरह से था, आज हम देखें तो भारत में सभी नगर योजनाबद्ध नहीं है, प्लान। ठीक है, लेकिन उस समय हमारी प्राचीन सभ्यता में ऐसा था। तो आइए मेसोपोटामिया सभ्यता उर नगर को हम देखते हैं। उर नगर में जो घर बसे थे, उनके जमीन के भूखंड छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े अलग अलग तरीके के थे। एक समान उनका माप तोल, यानी एक समान उनका एरिया क्षेत्रफल नहीं था। सेकंड थिंग, उनकी जो गलियां थी, सड़कें थी, वो कहीं सकरी, कहीं टेढ़ी, कहीं मेढ़ी, इस तरह की थी। तो अगर आपको अपने घर तक कोई सामान लेके आना है, आपको लकड़ियों के गट्ठर, सामान के बोरे लाने हैं, तो उनको आप अपने हाथों से तो कैरी कर नहीं सकते। उनको आप किसी गाड़ी में लेके आएंगे, बैलगाड़ी या इस तरह से कोई चीज। तो उस गलियां इतनी सकरी थी कि उनसे इन चीजों को ला पाना संभव नहीं था। तो कैसे किया जाता था, पशुओं की जो पीठ है, उस पीठ के ऊपर सामान लाद कर घरों तक पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार यहाँ नगर नियोजन नहीं था। तो हम देखें कि नगर नियोजन का यहाँ अभाव था। ठीक है, नगर नियोजन का यहाँ अभाव था, नगर नियोजन नहीं था। हम बात करें तो यहाँ जो भूखंड हैं, जिन पर मकान बने थे, उनका आकार कैसा था? उनका आकार भिन्न भिन्न था, अलग अलग, छोटा बड़ा एक जैसा नहीं था। साथ ही साथ हम बात करें गलियां कैसी थी, तो गलियां यहाँ की सकरी थी और टेढ़ी मेढ़ी थी। गलियां टेढ़ी मेढ़ी सकरी थी। इसी के साथ हम बात करें कि अगर घरों तक सामान लाना है, तो घरों तक सामान लाने के लिए सामान कुछ भी हो सकता है। लकड़ी के गट्ठर हो सकते हैं, या कोई अनाज के बोरे हो सकते हैं, बोरियां हो सकती है, इस तरह से। तो इनको लाने के लिए, उनके लिए जो गाड़ियां थी, गाड़ियां घरों तक नहीं आ सकती थी। तो उन्हें पशुओं की जो पीठ है, उसके ऊपर लाद कर लाया जाता था। तो इस प्रकार नगर नियोजन के मामले में हमने देखा कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, जल निकास कैसा था। जल निकास का मतलब है, जैसे आज हम देखते हैं अपने घरों में लेट बाथ जो है, किचन है, उनका गंदा पानी, या छत पर हम बात करें तो बारिश का पानी, उस पानी की क्या व्यवस्था थी, वो पानी कैसे निकासित होता था। तो देखिए, हम देखते हैं जल निकास व्यवस्था। जल निकास व्यवस्था में जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें क्या मिला है? उनमें नालियां मिली हैं और मिट्टी की नलिकाएं, छोटी नालियां आप कह सकते हैं, ये मिली हैं। और क्या साक्ष्य मिले हैं? और साक्ष्य मिले हैं कि जो छत है, छतों की ढाल कहाँ होती थी? घर के अंदर होती थी। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। और क्या था? और घर के आंगन में हौज मिली है। हौज होता है, जैसे आपने घरों में देखा होगा, जमीन के लेवल पे नीचे कोई टंकी बनी होती है जिसमें लिक्विड मटेरियल जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं घर की, जैसे पानी वानी स्टोर करने के लिए हम पानी की टंकी फर्श के अंदर बना के रखते हैं, उसे हौज कह दिया। तो घर के आंगन के अंदर हौज थी। तो क्या बताया है? जो साक्ष्य मिले हैं, नालिकाएं मिली हैं घर के भीतर, और साथ ही साथ जो घर है उसकी छतों की ढाल अंदर की तरफ है, घर के अंदर एक हौज मिली है आंगन में। तो इतिहासकार इसको कनेक्ट करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बारिश का पानी, घर का जो पानी है, वो छतों का पानी, ये सभी पानी नालियों के द्वारा घर में जो हौज बनी है
उसमें ये जमा होता था। यानी घर का गंदा पानी, बारिश का पानी घर से बाहर नालियों में नहीं भेजा जाता था। संभवतः उसका रीजन ये रहा होगा कि गलियों में कीचड़ या गंदा पानी ना हो, ताकि उन्हें आने जाने में सुविधा हो सके। ठीक है, तो जो घर का पानी है, घर का गंदा पानी, साथ ही साथ बारिश का पानी, ये पानी घर की जो हौज है उसमें जमा होता था। ठीक है, और इसी के साथ हम बात करें तो इसका उद्देश्य ये रहा होगा कि जो गलियां हैं वो बारिश में उनमें कीचड़ जो है वो ना भर जाए, ताकि उनको आने जाने में सुविधा हो, आने जाने में उन्हें सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने देखा जल निकास व्यवस्था। अब हम देखते हैं उनका जो गार्बेज है, कचरा डालने के क्या साक्ष्य मिले हैं, वो किस तरह से साफ सफाई रखते थे, उनसे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, आइए हम देखते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, गलियों में कचरा। जो भी साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस, उनसे ये ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया, उर के जो लोग हैं वो गलियों में कचरा डालते थे। ठीक है, और ये भी पता चल रहा है कि वो कचरा लोगों के पैरों के साथ लगकर घरों में आता था। और क्या पता चला है, और भी पता चला है कि जो कचरा डालने के कारण क्या हुआ, कचरे के कारण जो गलियां हैं, गलियों की सतह ऊंची हो जाती थी, समय समय पे सतह ऊंची हो जाती थी, और इसी कारण से उन्हें अपने घर की जो सतह है, दहलीज है, उसे भी समय समय पर ऊंचा करना होता था, ताकि गली का गंदा पानी घर न आ सके। यानी देखिए क्या बताया है, आपने देखिए कभी ट्रेवलिंग की है तो आपने देखा होगा, ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हमने देखा होगा पटरियां ऊपर हैं, लेकिन लोगों के जो घर हैं वो नीचे की तरफ हो गए। ठीक है, आपने देखा होगा सड़क ऊपर है, बस आपके ऊपर चल रही है, गाड़ी आपके ऊपर चल रही है, लेकिन साइड का जो सरफेस है वो नीचे है और घर नीचे उसमें है। तो यही बताया है कि जो उर के जो लोग हैं उनके द्वारा गलियों में कचरा डालने के संकेत मिले हैं। निरंतर कचरा डालने से गलियों की जो दहलीज है, जो सतह है, वो ऊपर हो गई। ऊपर होने से अब गली का जो पानी है, कचरा है, वो घर में आने की संभावना है। तो समय समय पे घर की जो मेन दहलीज है उसको ऊंचा किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दरवाजे से रोशनी आना। ये जो उर है, उर के जो घर हैं, घरों की बनावट से नहीं बल्कि दरवाजों से रोशनी आती थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दरवाजों से रोशनी का आना। यानी यहाँ घरों की जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार की थी कि जो रोशनी है, रोशनी खिड़कियों से नहीं, यानी खिड़कियों से जनरली हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो हम घर बनाते हैं उसमें हम खिड़कियां, वेंटिलेटर्स, रोशनदान रखते हैं, ताकि घर में प्रॉपर एयर आती जाती रहे, एक अच्छा माहौल रहे, रोशनी रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ जो रोशनी है वो दरवाजों से आती थी, दरवाजों से होकर, और दरवाजे आंगन में खुलते थे। ठीक है, तो दरवाजों से होकर आती थी। इसका कारण बताया है कि इसका कारण ये था कि वो अपनी गोपनीयता यानी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर की आंतरिक जो बातें, मामले हैं, वो बाहर तक लोग जान सके। यानी अपनी गोपनीयता को रखने के लिए, पारिवारिक जो सीक्रेसी है उसके लिए संभवतः उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो लोग हैं उनके मन में, मस्तिष्क में बहुत सारे अंधविश्वासों का भी प्रचलन था। शकुन, अपशकुन, क्या चीज अच्छी है, क्या खराब है। जनरली आज हम विज्ञान के दौर में रह रहे हैं और आज हम इन बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन आपने सुना होगा कोई घर से बाहर निकलता है, किसी को छींक आ गई तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप बैठ जाइए, अभी नहीं जाना। या आप घर से निकल रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो कोई कहते हैं कि रास्ता आपका काम अपशकुन हो गया। इस तरह की बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं।
तो उर के जो मेसोपोटामिया का समाज है, जो उर के साक्ष्य है, वहां से जो हमें पट्टिकाएं मिली हैं उनपे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ अंधविश्वासों का प्रचलन था। लोग अंधविश्वासों को मानते थे, साथ ही साथ वो शकुन अपशकुन को भी मानते थे। तो इस तरह की कुछ बातें इन्होंने बताई हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर आपके घर का जो दरवाजा है वो दूसरे के घर के सामने न खुले तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। यानी ऐसा ही होना चाहिए, आपके घर का दरवाजा दूसरे के सामने ना खुले। दूसरा, आपकी जो दहलीज है, दहलीज अगर ऊंची होती है तो वो भी सौभाग्य, धन, समृद्धि लेके आती है। यानी बहुत सारी धारणाएं प्रचलित थी, उनमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। किस तरह से उनका मानना था, घर की दहलीज ऊंची होनी चाहिए, आपके घर का मेन द्वार किसी दूसरे घर के सामने नहीं खुला होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो अपशकुन माना जाता है। वो भी आप देखिए, वहाँ जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान भी मिले हैं। कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड, जहाँ मुर्दे जो है उन्हें दफनाया जाता था। तो इस तरह से शवों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। उर में हमें शवों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उसमें हम 2 प्रकार की चीजें मिली हैं। एक तो जो कब्रिस्तान है, वहाँ बहुत सारे आपको साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें राजा, रानी, इनके शव और सामान्य जो लोग हैं इनके शव मिले हैं। इसी के साथ साथ कब्रिस्तानों के अलावा आपको वहाँ घरों में भी, घरों के आंगन में फर्श के नीचे भी आपको शव दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। यानी और मैंने बताया आपको, कब्रिस्तान में जो इनको शव दफनाते हैं, शवों के साथ बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी बहुमूल्य धातुओं की से बनी आभूषण, पात्र, सामान्य चीजें भी, सब तरह की चीजें दफनाई गई हैं। एक कुछ शवों में जो सुअर है उसकी भी हड्डियां और ऐसी प्राप्त हुई हैं। तो संभवतः इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि ये मृत्यु के बाद के जीवन के लिए शायद ये खाद्य सामग्री दफनाने का प्रचलन रहा होगा। तो इस तरह से हमने देखा उर जो नगर है उसकी विशेषताएं, उसका नगर नियोजन, उसकी जल निकास व्यवस्था, जो उसकी गलियां हैं उनमें कचरा डालते थे, रोशनी है वो दरवाजों से आती थी, खिड़कियों से ना आके, अंधविश्वासों का प्रचलन था। साथ ही साथ यहाँ मृतक जो व्यक्ति है उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ घरों के आंगन में भी उन्हें दफनाया जाता था। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है मारी जो नगर है उसके बारे में। एक प्रसिद्ध नगर था मारी, और मारी जो नगर है वो किस तरह से एक पशु चारक इसका मेन पेशा होता था, और पशु चारण के साथ साथ ये कैसे एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ, इसको हम देखते हैं। मारी एक व्यापारिक नगर। तो डियर स्टूडेंट्स, मारी के बारे में हम देखें तो जो मारी है वो एक प्रसिद्ध शाही केंद्र था, शाही नगर। लेकिन कालांतर में, लेटर ऑन क्या हुआ, कालांतर में ये एक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हो गया। ठीक है। इसकी स्थिति हम बात करें तो ये मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी भाग हैं, दक्षिणी भाग जहाँ पैदावार बहुत ही अच्छी होती थी, उस स्थान पर नहीं, बल्कि ये फरात जो नदी है, फरात नदी के ऊर्ध्वाधर जो धारा है उस धारा पर ये स्थित था। ठीक है। आप अपने पुस्तक में जो नक्शा दिया है उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपरी हिस्से हैं फरात नदी के, जनरली जो मारी है वो वहां स्थित था। अब यहाँ के लोग जनरली क्या करते थे, मारी नगर एक पशुचारक नगर के रूप में भी देखा जा सकता है, और किस तरह से एक व्यापारिक नगर बनना, इसी बात को हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए, यहाँ बेसिकली लोगों का प्रमुख पेशा क्या था।
ठीक है। यहाँ रहने वाले जो लोग थे प्रमुख कृषक थे या पशु चारक थे। तो आप समझ गए होंगे प्रमुख पेशा यहाँ कृषि और पशु चारण था। दोनों ही काम करके लोग आजीविका चलाते थे। लेकिन मारी का अधिकांश भाग जो है, अधिकांश भाग वो पशु चारण के लिए ही प्रयोग किया जाता था। जो स्टेपी घास के मैदान है बेसिकली वो पशु चारण के लिए बहुत ही उपयुक्त थे। अब हम देखें कि ये जो लोग हैं कृषक जो स्थायी रूप से बसे हुए हैं, पशु चारक जो खाना बदोश हैं, इनके बीच में किस तरह के रिलेशन थे। तो हम समझे वस्तु विनिमय इनके बीच में होता था। यानी जो पशु चारक थे वो कैसे थे, मैंने आपको बताया पशु चारक थे खाना बदोश, यानी वो अपने लिए भोजन नहीं तैयार कर पाते थे, खेती नहीं करते थे। ओके, तो वो क्या करते थे, तो इनको आवश्यकता होती थी पशु चारकों को, किस चीज की आवश्यकता होती थी, इन्हें अनाज की, इन्हें जो औजार है, ठीक है, इन्हें धातु की, इस तरह से इन्हें इन चीजों की आवश्यकता होती थी। तो ये क्या करते थे, ये जो कृषक समुदाय है, कृषक समुदाय से ये चीजें प्राप्त करते थे और बदले में क्या देते थे, बदले में ये कृषक समुदाय को पशु उत्पाद यानी पशुओं से मिलने वाले प्रोडक्शन, पनीर हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, चमड़ा हो गया, इसी तरह से बहुत सारी चीजें, और साथ ही साथ इनके गोबर की जो खाद है वो खाद भी किसानों के लिए बहुत ही यूजफुल थी। तो अक्सर इनके बीच में जो खाना बदोश यायावर नोमेड्स जो हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम घूम के जीवन यापन करते हैं, पशु चारण करते हैं, इनके बीच में और किसानों के बीच में वस्तु विनिमय होता था और ये पशु उत्पाद देते थे किसानों को और किसानों से कृषि उत्पाद प्राप्त करते थे। लेकिन हमेशा इनके बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं होते थे, बहुत बार इनके बीच में झगड़े हो जाते थे, संघर्ष हो जाते थे। तो आइए हम देखते हैं इनके बीच में संघर्ष के क्या कारण थे। हमारा ये मारी का क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है, इसे में हम नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं कि कृषक और पशु चारकों के बीच में संघर्ष। कृषक, ये चौथा पॉइंट है, कृषक और जो पशु चारक हैं, कृषक और पशु चारकों के बीच में संघर्ष। देखिए वैसे तो ये लोग क्या थे, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर थे, एक दूसरे पर निर्भर थे। कृषि पशु चारक किसानों से कृषि उत्पाद लेते और किसान इनसे पशु उत्पाद लेते, यानी ये कृषि उत्पाद देते और बदले में पशु उत्पाद प्राप्त करते। लेकिन फिर भी अनेक बार इनके बीच में संघर्ष होता था। तो इनके बीच में संघर्ष के कारण क्या थे, नेचुरल रीजंस है संघर्ष के कारण। पहली चीज तो ये कि जो पशु चारक हैं, वो पशु चारक जब भी उन्हें कभी अपने जो रेवड़ है, पशु का जो झुंड है, रेवड़ को पानी पिलाने के लिए ये क्या करते थे, जो बोए हुए खेत हैं, बोए हुए खेत, उन बोए हुए खेतों से होकर ये जल स्रोतों तक जाते थे। तो इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला फसल नष्ट हो जाती थी। जब बोए हुए खेतों से होकर आप पशुओं को, बड़े झुंड को लेके जाएंगे तो क्या होगा, फसल नष्ट होगी तो नेचुरल है पशु चारक और किसानों के बीच में संघर्ष होगा। दूसरा हम देखें तो जो पशु चारक हैं, पशु चारक अनेक, चूंकि ये खाना बदोश थे, इनके पास इनको बहुत बार अनाज की आवश्यकता होती थी, लेकिन बदले में अनाज कहते या खाद्य सामग्री कहते, लेकिन बदले में इनके पास कोई चीज नहीं होती थी किसानों को देने के लिए। तो ये क्या करते थे, हमला बोलते थे किस पर, कृषकों पर, और इनके अनाज को लूट कर ले जाते थे। तो इनसे भी इनके बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, रिलेशन इनके कटु हो गए। तीसरा तरीका था, या पहला मान सकते हैं, ये दूसरा, और तीसरा क्या तरीका था, अनेक बार जो कृषक हैं, कृषक
क्योंकि अब कृषकों को भी गुस्सा चढ़ता था कि उनकी फसल नष्ट हो रही है, तो अनेक बार कृषक जो हैं इन पशु चारकों का जो मार्ग है, रास्ता, वो रास्ता रोक देते थे, इन्हें पानी के स्रोत तक और इन्हें आगे बढ़ने के लिए, यानी आगे बढ़ने से ये रोक देते थे, क्योंकि इन्हें बहुत दिक्कत आती थी, ये पशु चारकों से बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए अनेक बार ये खुद भी रोक देते थे कि हम इन्हें जल स्रोत तक नहीं जाने देंगे या हम इस एरिया से होकर इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इनके चलते अनेक बार इनके बीच में संघर्ष होता था। अब हम देखते स्टूडेंट्स इसी क्रम में नया टॉपिक कि मारी के जो शासक थे उनकी संस्कृति कैसी थी, वो शासक किस प्रकार के थे, उनका व्यवहार कैसा था वगैरह। तो आइए मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया का ये जो मारी क्षेत्र था, इसमें समय समय पर पश्चिमी जो क्षेत्र है मरुस्थलीय, वहां से बड़े पैमाने पर लोगों के झुंड जो खाना बदोश लोग हैं, वो उनके झुंड के झुंड यहाँ आते रहते थे। ठीक है, तो राजा और या राजा आप कह सकते हैं शासक वर्ग और उसकी हम संस्कृति, ये हम समझे। तो हम जाने कि मारी में जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां से निरंतर यानी कॉन्टिन्यू जो खाना बदोश जो लोग हैं, उनके समूह निरंतर मारी में आते रहते थे। ठीक है, क्यों आते थे, उनके कारण बताए हैं। वो पशु चारक के रूप में भी आते थे, यहाँ सभी घास के मैदान के रूप लिए उनके लाभदायक था, या फिर कई बार वो आते थे भाड़े के जो मजदूर हैं उनके रूप में, या फिर कई बार वो भाड़े के सैनिक के तौर पे भी आते थे, मतलब सेना में सेवाएं देने के लिए। ठीक है, तो ये आते थे और इनमें से अधिकांश जो समूह हैं वो क्या होते थे, रोजगार पाकर यहाँ समृद्ध बन जाते थे और उसके बाद स्थायी रूप से यही निवास कर लेते थे। ठीक है, और ऐसे ही अनेक समूह हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हो गए और शक्तिशाली होके उन्होंने समाज पर नियंत्रण किया और नियंत्रण करके वो राजा बन बैठे, शासक बन बैठे। ठीक है, हमें इसी तरह के साक्ष्य मिलते हैं। उन साक्ष्यों में जो राजा है, साक्ष्यों में बताया है कि राजा को जो उसके अधिकारी हैं, वो अधिकारी पत्र के द्वारा जो भी सूचनाएं दे रहे हैं, उन सूचनाओं में हमें इन खाना बदोश जो समूह है उनके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ राजा द्वारा इन पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार बताया है कि यहाँ के शासक वर्ग, अब हम इसको आगे देखते हैं इसी पॉइंट को कि यहाँ के जो शासक वर्ग थे, बाहर से आए हुए लोग जब शक्तिशाली बन गए और समाज पे नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वो शासक बन बैठे। अब यहाँ बताया कि यहाँ के जो शासक थे उनकी संस्कृति, यानी मारी के जो शासक थे उनकी संस्कृति भिन्न थी। वो एमोराइट समुदाय के थे। वो भिन्न जो वेशभूषा है धारण करते थे, यानी अलग अलग उनकी सब संस्कृतियां थी, लेकिन फिर भी ये जो शासक थे, शासकों ने क्या किया, मारी जो क्षेत्र है उसकी संस्कृति को अपनाया। ठीक है, संस्कृति को अपनाया और अपनाने के साथ साथ इनके जो देवी देवता हैं उन देवी देवताओं को सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया और इस क्षेत्र में, इस स्टेपी क्षेत्र में ड्रैगन का मंदिर बनवाया। यानी निष्कर्ष ये निकला कि ये जो राजा थे ये धार्मिक सहिष्णु थे, धार्मिक सहिष्णु, यानी धार्मिक उदारता की नीति अपनाते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं, जो अन्य कल्चर हैं उनको भी ये पूरा समर्थन देते थे, सम्मान देते थे, प्रमोट करते थे। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसी में कि मारी जो है वो किस तरह से एक व्यापारिक नगर बना। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में कि मारी जो एक पशु चारक या हम कृषक का जो क्षेत्र देख रहे हैं कि यहाँ बेसिकली लोग खेती या पशुचारण करते थे और ज्यादा पशुचारण में लगे थे, तो उसके बावजूद ये एक व्यापारिक नगर कैसे बना। ठीक है, तो मारी एक व्यापारिक नगर। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो लोकेशन है मैंने आपको बताया कि फरात नदी के जो ऊपरी हिस्से हैं, ऊर्ध्वाधर जो धारा है वहां ये स्थित था। ठीक है, अब मारी से होकर क्या हो जाता था, व्यापारिक मार्ग जाते थे, व्यापारिक मार्ग। तो व्यापार किससे होता था, मैसो के जो दक्षिणी नगर हैं, साथ ही साथ तुर्की, लेबनान, सीरिया, ये जो देश हैं, यानी मारी से होकर न केवल मेसोपोटामिया के आंतरिक भागों में वस्तुएं जाती थी, मेसोपोटामिया के दक्षिण नगरों में वस्तुएं जाती थी, बल्कि विदेशी व्यापार तुर्की, लेबनान, सीरिया, यानी जो विदेशी जो देश हैं उनके साथ भी व्यापार होता था। व्यापार का मार्ग मैंने बताया, उस समय फरात नदी, व्यापार का मार्ग था जलमार्ग, और फरात नदी के मार्ग को विश्व मार्ग की संज्ञा दी गई। विश्व मार्ग यानी ये फेमस मार्ग था। ठीक है, तो इन देशों से होकर यानी मारी से होकर वस्तुएं दूसरे देशों में और मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्रों में जाती थी। ठीक है, वस्तुएं कौन सी थी, सभी प्रकार की वस्तुएं थी, जिसमें बहुमूल्य पत्थर हैं, धातुएं हैं, घिसाई और पिसाई के पत्थर हैं, इसी के साथ साथ तेल, मदिरा और अन्य चक्कियां, बहुत सारी चीजें थी। ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती थी। अब क्या होता था, इन जो मारी है, मारी का महत्व क्यों है, मारी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि ये जितने भी व्यापारिक जहाज कह दें या नाव कह दें जो इन देशों में जाते थे, जो मेसोपोटामिया के दक्षिण नगरों में जाते थे, वो मारी में रुकते थे, उनका स्टॉपेज था। ठीक है, जब मारी में रुकते थे तो मारी के जो व्यापारी हैं, मारी के जो लोग हैं, उनका दल होता था और वो इनके सामान का निरीक्षण करते थे, सामान की जांच करते थे। जांच करने के बाद सामान के टोटल जो मूल्य है उसका 10% हिस्सा वो कर के रूप में लेते थे और उसी के बाद ही ये आगे बढ़ने की अनुमति देते थे। ठीक है, यानी सामान की जांच करेंगे और मान लीजिए सामान, किसी जहाज में सामान 100 रुपए का है तो उसका 10% यानी 10 रुपए ये टैक्स लेंगे और उसके बाद ही वो जहाज वहां से मूव कर सकता था। तो इस प्रकार जैसे जैसे व्यापारिक प्रगति हुई वैसे वैसे मारी शहर का महत्व बढ़ता बढ़ता चला गया। ये एक समृद्ध शहर बन गया। इवन ये एक शाही नगर था, लेकिन ये सैनिक दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, शक्तिशाली नहीं था जितना शक्तिशाली ये व्यापारिक दृष्टि से बन गया। तो कुछ हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इस प्रकार ये पशुचारक कहते हैं शहर या शाही शहर कहते हैं, उसके बावजूद भी इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस एक व्यापारिक जो नगर है उसके रूप में बनता है। साक्ष्य मिले हैं मिट्टी की पट्टिकाएं। उन मिट्टी की पट्टिकाएं मैंने आपको बताया था, प्रत्येक सौदे के लिए एक नई पट्टिका बनती थी। उन पट्टिकाओं में अलाशिया या हम कहते हैं जो साइप्रस द्वीप है, उनसे तांबे का जिक्र मिलता है कि उनसे तांबे का आगमन होता था, तांबा मंगवाया जाता था। तांबे के साथ साथ टिन, रांगा, इस तरह की जो चीजें हैं वो धातु भी मंगवाई जाती थी बड़े पैमाने पे। इसके अलावा मारी में कांसे के औजार बनाने का कार्य भी प्रगति पर था, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि जैसे जैसे व्यापारिक प्रगति हुई
उस व्यापारिक प्रगति के साथ साथ मारी भी समृद्ध बनता चला गया और एक व्यापारिक नगर के रूप में ये विकसित हो गया। व्यापारिक नगर के रूप में इसका महत्व बढ़ गया। ठीक है, यानी हम नोट डाल के बाद लिख सकते हैं कि जो मारी है वो सैनिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली नहीं था। ठीक है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा उन्नति कर चुका था। तो इस प्रकार हमने देखा मारी एक व्यापारिक नगर। बेसिकली जो मारी है वहाँ के लोगों का, अधिकांश लोगों का पेशा पशुचारण है। खेती भी करते हैं लेकिन पशुचारण में ज्यादा लोग संलग्न हैं। दूसरी तरफ ये एक शाही नगर है लेकिन इसकी प्रसिद्धि है वो व्यापारिक नगर के तौर पे देखी जाती है। अब देखिए, हम मारी का एक राजमहल है जिमरलिम का, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। मारी का एक शासक था जिमरलिम, और उस जिमरलिम का जो राजमहल है उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जिमरलिम का मारी में स्थित राजमहल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जिमरलिम जो था वो शासक था मारी का, बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, और उसका जो राजमहल था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, राजमहल के बारे में हम बात करें तो ये बहुत विशाल और भव्य था। इसमें लगभग 260 कमरे बताए हैं। इसका जो विस्तार है वो 2.4 हेक्टेयर के लगभग है। ये प्रमुख तौर पे किसका केंद्र था? ये राजा और राज परिवार जो है उसका निवास केंद्र था। यहाँ प्रशासनिक जो एक्टिविटीज हैं ये प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था। इसी के साथ साथ ये अन्य आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। कैसे? यहाँ बहुमूल्य आभूषण बनाने के भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ हम देखें तो ये इतना प्रसिद्ध था, इतना भव्य था कि विदेशी जो शासक हैं, विदेशी शासक इसे देखने आते थे, भ्रमण करने आते थे। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल मिलता है पट्टिकाओं पर कि जो उत्तरी सीरिया का शासक है, वो एक सीरिया का छोटा शासक है, वो इस महल को देखने आया और जिमरलिम के नाम उसके एक राजा का परिचय पत्र लाया और राजमहल को देख के बहुत भाव विभोर हो गया, आश्चर्यचकित हुआ। ये महल जो है इसमें बहुत ही विशाल प्रांगण थे। प्रांगण मतलब एक तरह से आंगन आप कह सकते हैं। इस पे सफेद पत्थर से ये जड़े हुए और विशाल प्रांगण थे। ठीक है, अच्छा, कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं, सूचियां, दैनिक सूचियां मिलती हैं। उनसे हमें पता चलता है कि जो राजा है वो राजा की खाद्य सामग्री यानी राजा के भोजन में बहुत अत्यधिक सामग्री पेश की जाती थी। ठीक है, अत्यधिक सामग्री जिसमें रोटी है, अनाज, आटा है, मदिरा, मांस, फल, ये सब सारी चीजें हैं। इन सब के साक्ष्य मिलते हैं कि बड़े पैमाने पर। तो ये बताया कि जो राजा है वो अपने सहयोगियों के साथ बैठकर, जो प्रांगण था जिसमें सुंदर पत्थर लगे थे, वहां बैठकर ये भोजन करता था। इस प्रकार पुस्तक में नक्शा दिया है, उसमें ये पूरा ढांचा बताया है कि कहाँ राजा बैठकर भोजन करता था। बहुत ही विशाल इसका महल है। इसकी सुरक्षा जो है, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसे किलेबंद किया गया था। किलेबंद किया था यानी दीवार बनी थी, और वो जो दीवार थी वो तिहरी थी, मतलब 3-3 दीवारों की लाइनें थी। तो राजा, इसके साथ इतना बड़ा महल था कि राजा अपने विशेष मंत्रियों और विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनके साथ चर्चा करने के लिए भी उसने कक्ष डिसाइड किए हुए थे। ठीक है, एक विशाल कक्ष था, यानी अलग से कक्ष बनाए हुए थे। विशाल कक्ष में जो राजा है वो अपने जो विशेष मंत्री कह दे, अधिकारी कह दे, उन अधिकारियों से
साथ ही साथ जो कोई विदेशों से अतिथि आए हैं उनसे भेंट करता था और चर्चा विचार विमर्श करते थे। इसमें एक चीज बताई है कि इस कक्ष की जो दीवारें हैं, उस दीवारों पर बने जो चित्र हैं जिन्हें हम भित्ति चित्र कहते हैं, वो भित्ति चित्र बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर थे। तो बाहर से आने वाले लोग इन भित्ति चित्रों को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो इस प्रकार हमने एक जनरल बात देखी कि जिमरलिन जो है उसका एक राजमहल जो माली में था वो बहुत बड़ा था, विशाल, भव्य था। बहुत ही सुंदर तरीके से उसके प्रांगण, उसके कक्ष बनाए गए थे और उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। और राजा जो अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करता था उसके लिए अलग अलग स्थान उसके अंकित थे। ठीक है, आइए हमने ये देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शहरों का महत्व यानी गिलगेमिश का महाकाव्य। गिलगेमिश एक राजा था और उसका जो लेखन है उससे संबंधित जो काव्य, महाकाव्य मतलब एपिक, एक बड़ा ग्रंथ, उसके अनुसार हम समझेंगे कि मेसोपोटामिया यानी मारी के जो लोग थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो जो है वो अपने शहरों को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते थे, कैसे मानते थे। शहरों का महत्व हम गिलगेमिश जो है उसके महाकाव्य से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करें तो गिलगेमिश जो थे वो उरूग नगर के शासक थे जिन्होंने एनमरकर के बाद रूल किया था। एनमरकर के बाद उन्होंने शासन किया था। ठीक है, और ये गिलगेमिश जो है उनका महाकाव्य 12 खंडों में हमें ये पट्टिकाओं में प्राप्त होता है। ठीक है, इनसे हमें क्या ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों के लिए उनके शहरों का विशेष महत्व था। कैसे? साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि युद्ध में ये जो शहर हैं ये अनेक बार नष्ट हो गए थे, नष्ट हो जाते थे, लेकिन लोगों की जो यादाश्त है, लोगों की जो मेमोरी है, लोगों की मेमोरी में किस्से के रूप में, कहानियों के तौर पर, कविताओं के तौर पर, इस तरह से वो शहर आज भी उनकी मेमोरी में, उनकी याददाश्त में, उनकी स्मृति में मौजूद थे। ठीक है, यानी इनके जो भव्य शहर थे आज भी जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी स्मृतियों में विभिन्न किस्से कहानियों के माध्यम से उनकी याददाश्त में, स्मृति में मौजूद है। ठीक है, तो ये बताया कि यस, स्मृतियों में ये मौजूद है और ये अपने शहरों से इनका बहुत लगाव था और शहरों पे ये बहुत ही प्राउड, गर्व महसूस करते थे। ये गर्व महसूस करते थे। ऐसी ही एक कहानी है, वो कहानी का हमें पता चलता है गिलगेमिश के महाकाव्य, इस राजा का जो महाकाव्य है गिलगेमिश का, उस गिलगेमिश महाकाव्य के जो लास्ट के अंत का जो हिस्सा है, लास्ट की जो स्टोरी है, उससे हमें पता चलता है। तो वो कहानी क्या है? वो कहानी गिलगेमिश की ही है। मैं आपको बताती हूँ उस कहानी में क्या है। ये बताया कि जो गिलगेमिश है वो बहुत ही प्रतापी, शूरवीर योद्धा थे, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, इन्होंने साम्राज्य का बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में विस्तार किया। विस्तार करने के बाद एक बार उनके जो एक घटना हुई जिन्होंने इनके दिल को बदल दिया। इनके एक नजदीकी मित्र हैं, उनकी मृत्यु हो गई। इनको बहुत झटका लगा कि इतना विस्तार, साम्राज्य विस्तार, शानो शौकत किस काम के हैं, जीवन का कुछ भी नहीं पता, क्षण भर में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी उधेड़-बुन, इसी असंतोष के चलते जो राजा है इसने पूरे इधर से उधर विश्व के देशों के भ्रमण किए अपने इस सवाल के जवाब में कि वास्तव में इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सारी जगह वो घूम के आए, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्हें जवाब मिला, जब वो अपने ही महल में सैर कर रहे थे तो उनकी नजर पड़ी नींव में लगे पत्थर पर। जो नींव में लगे ईंटें और पत्थर हैं, उनको देख के ये भाव विभोर हो जाते हैं और इन्हें जवाब मिल जाता है। इनके मन में विचार आते हैं कि देखिए ये मेरा महल कितना सुदृढ़ है, कितना मजबूत है, विशाल है, भव्य है, इतना बढ़िया महल प्रजा ने बनाया है, तो मुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मृत्यु तो असंभावी है,
मृत्यु तो एक दिन आना ही है, उसको कोई नहीं टोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, उसमें हम रोक नहीं लगा सकते। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र जो शासक बनेंगे, इस भव्य नगर, इस शानो शौकत का लाभ उठाएंगे। तो ऐसी स्टोरी के माध्यम से पता चलता है कि मैसो के जो लोग हैं उनको अपने शहरों पे कितना गर्व था, और ये शहरों की जो स्टोरीज हैं ये इनकी पट्टिकाओं और साक्ष्यों से हमें पता चलती है। ठीक है, इसके बाद आइए हम लेखन कला और उसकी देन को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है और वो देन कैसे संभव हुई। वो देन लेखन कला के माध्यम से ही संभव हुई। तो मेसोपोटामिया, उसकी विश्व को देन, या आप ये भी लिख सकते हैं लेखन कला की देन, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें कि अगर मेसोपोटामिया में लेखन कला नहीं होती तो मेसोपोटामिया का जो ज्ञान है उससे हम आज या पूरा विश्व लाभान्वित नहीं हो रहा होता। ठीक है, हम बात करें किस्से कहानियों की या युद्ध के दृश्यों की, ये सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के माध्यम से मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये मौखिक रूप से पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें विज्ञान की, खगोल शास्त्र की, काल गणना की, गणित की, तो ये सारी चीजें मौखिक तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को ट्रांसफर करना या उसको सहेज कर रखना मुश्किल होता है। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? ये सारी चीजें लेखन कला के कारण ही संभव हो सकी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सबसे जो बड़ी देन है, वो सबसे बड़ी देन है गणित और काल गणना के क्षेत्र में। गणित और काल गणना के क्षेत्र में ये जो उनकी देन है ये संभव नहीं होती, यानी ये संभव हुई है केवल और केवल लेखन कला के माध्यम से। कैसे? जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों ने या जो बुद्धिजीवी हैं, विद्वानों ने लिखित जो पट्टिकाएं हैं, उन पट्टिकाओं से वो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान में वृद्धि की और जो भावी पीढ़ी है उस तक ज्ञान को पहुंचाया। ठीक है, यानी इतिहासकार ये मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया है उसकी लेखन कला की ही ये देन है कि आज मेसोपोटामिया की गणित, काल गणना, खगोल शास्त्र से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। तो आइए हम इसकी देन देखते हैं, इसकी प्रगति देखते हैं। गणित के क्षेत्र में हम देखें, गणित के क्षेत्र में इन्होंने क्या प्रगति की, तो हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्यों में हमें वही मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं और इन पट्टिकाओं में सूचियां मिली हैं, सूचियां, लिस्ट। और उन सूचियों के अलावा भी बहुत सारे लेखन सामग्री मिली है, जिनमें क्या मिला है, जिनमें हमें गुणा, भाग, जोड़, बाकी, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज। यानी आज जो चीजें हमें सामान्य लग रही हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ये चीजें आज तो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। आज हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमेशा से मौजूद थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इन चीजों की शुरुआत मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनके द्वारा की गई। मेसोपोटामिया में जो 2 का जो वर्ग है उसका जो मूल्य बताया है, उसकी जो वैल्यू बताई है, वो वर्तमान में जो हमारे गणितज्ञों ने यूज करते हैं, गणितज्ञों ने जो खोज निकाला है उससे बस थोड़ा बहुत ही उसका अंतर है, यानी लगभग समान है। तो इस तरीके से गणित के क्षेत्र में चाहे वर्ग निकालना है, चाहे वर्ग मूल निकालना है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ब्याज के ऊपर ब्याज, चाहे गुणा, भाग, ये सारी चीजें आज हम नर्सरी में पढ़ते हैं, लेकिन
प्रारंभ में ये सब चीजें विकसित करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो ये सब जो है ये मेसोपोटामिया में लोगों के द्वारा विकसित की गई। और मेसोपोटामिया में ये जब सिकंदर ने विजिट कर लिया तो सिकंदर के जो उत्तराधिकारी हैं उसके समय तक ये चीजें यहाँ मौजूद रही। उसके बाद ये रोम चले गए, ये ज्ञान यहाँ से होते रोम चला गया, रोम से फिर वापस मुड़ के आया ये जो पश्चिमी एशिया यानी अरब क्षेत्र है उसमें, और उसके साथ साथ धीरे धीरे फिर पूरे यूरोप में ये ज्ञान फैल गया। यानी मेसोपोटामिया का ये जो नॉलेज है जो हम पढ़ेंगे गणित का है, ये काल गणना का है, ये यहाँ जो शासक राज करे थे सिकंदर और उसके उत्तराधिकारी उनके समय में और उनके बाद के समय में धीरे धीरे विश्व के अलग अलग स्थानों में जाता है और यूरोप तक पहुंचता है, पूरे विश्व तक पहुंचता है और आज हम उससे वाकिफ हैं। दूसरा हम देखें गणित के अलावा जो काल गणना है, खगोल शास्त्र कहते हैं हम, काल गणना और खगोल शास्त्र के फील्ड में, इसके क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की, बहुत अच्छी प्रगति की। तो देखिए क्या क्या किया इन्होंने, चंद्रमा के गति के आधार पर कैलेंडर तैयार किया, कैलेंडर, ठीक है। उस कैलेंडर के अनुसार वर्ष में 12 महीने तय किए गए, एक महीने में यानी एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में इन्होंने 4 सप्ताह डिसाइड किए हुए थे, एक दिन में इन्होंने 24 घंटे डिसाइड किए हुए थे और एक मिनट में इन्होंने 60 सेकंड स्थापित किए हुए थे। यानी ये सारी चीजें मेसोपोटामिया से होते हुए विश्व के अलग अलग भागों में पहुंची। आज हमें कॉमन लगता है कि एक साल में 12 महीने हैं, एक जो दिन है उसमें 24 घंटे हैं, एक मिनट में 60 सेकंड है, लेकिन उस समय ये काम आसान नहीं था। तो ये जो चीज है, ये जो उन्होंने कैलेंडर स्थापित किया, ये कम या ज्यादा आज भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ यानी एक तो इन्होंने ये तय किया, दूसरा ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, इनका पूरा रिकॉर्ड रखते थे। किस हिसाब से? वर्ष, दिन, माह के हिसाब से कि कब सूर्य ग्रहण हुआ, कब चंद्र ग्रहण हुआ, आगामी कब होना है, इनकी जो गतियां हैं, सूर्य और चंद्र की गतियां, उनके पर उनकी गतियों के भी पूरे रिकॉर्ड रखे गए। तीसरा बताएं हम तारामंडल, जो विभिन्न तारामंडल हैं उनका भी इन्हें ज्ञान था। जैसे बचपन में हमने देखा कि तारामंडल होता है, ताराओं विभिन्न जो तारे हैं, काफी जो स्टार्स हैं उनके समूह को कहते हैं और उनके द्वारा अलग अलग आकृतियां बनाई जाती है। बचपन में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा सप्तऋषि मंडल, उर्सा मेजर का, और इसके अलावा आपने ओरियन डमरू जैसी स्थिति देखी। बचपन में आपने अनेक बार आकाश में सप्तऋषि मंडल, उसके तारे खोजने की कोशिश की। तो ये तारा मंडल है, यानी आकाश में कुछ निश्चित तारे मिलकर कुछ आकृतियां बनाते हैं जो समय के साथ उसमें घूमती है, आकाश में अपनी दिशा परिवर्तित करती है और उसी के साथ समय और काल जो है उसका ये निगरानी रखते थे, उसकी गणना करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेसोपोटामिया की विश्व को देन या मेसोपोटामिया की लेखन कला जो है उसकी देन ये थी कि मेसोपोटामिया में जो ज्ञान, गणित और जो कला काल गणना है, खगोल शास्त्र, ज्योतिष के क्षेत्र में जो ज्ञान हासिल किया, उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में, अगली पीढ़ी को उसमें वृद्धि करने में, उसे समझने में, साथ ही साथ उसे पूरे विश्व में प्रसारित करने में अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड था तो वो था लेखन पट्टिकाओं का। क्योंकि लिखित रूप में ये मौजूद हुआ तभी विद्यार्थी ने विद्यालयों में पढ़ सके, समझ सके, इन पे आधारित रिसर्च कर सके और इन्हें आगे बढ़ा सके। और हम भी पूरे विश्व के साथ साथ हम भी मेसोपोटामिया के इसके लिए आभारी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक देखे हैं मेसोपोटामिया में शहरी जीवन, किस किस प्रकार मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन और शहरी जीवन था। दूसरा हमने देखा उर जो नगर है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले खोजे गए नगरों में से एक था ये, और यहाँ के नगर नियोजन का अभाव और ये सब हमने देखा। तीसरा हमने देखा मारी, जो बेसिकली तो एक शाही नगर है
अधिकांश लोग पशुचारक हैं, लेकिन फिर भी व्यापार की दृष्टि से ये कैसे पॉपुलर रहा। उसी के साथ हम जिमरलिम का जो एक विशाल महल है जहाँ विदेशों से लोग उसे देखने आते थे, उसको स्टडी किया। उसी के साथ साथ हमने ये समझा कि किस तरह से मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों के ऊपर गर्व करते थे। ये हमने गिलगेमिश के महाकाव्य से देखा। गिलगेमिश एक शासक था। और उसके बाद हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखी, मेसोपोटामिया या उसकी लेखन कला के विषय को क्या देन थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं। समझने के लिए आप अपने नोट्स तैयार करें और बुक को कई बार पढ़ें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।